सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार कर्मू और देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। इस टाइम सीधा मैं चंडीगढ़ तक लाइव जुड़ गया हूं। डॉक्टर डॉट डॉट ने पहले भी पुच्छा पाड़ भविष्यवाणी करी थी, वो 100 की 100 बैठ गई, क्योंकि छिक्के टिक्के की जो लड़ाई थी उसके सारे रजाई के उछाड़ से तैर तैर कर लोगड़ का बेरा पटा दिया था। कड़कड़ते पैट रहे हैं और खाट का बाण भी उधेड़ा था। उसके बाद जब बात करा तो नया यानी कि पार्ट 2 ला लो, एक बड़ा खुलासा और करने वाले हैं, एक और पुच्छा पाड़ने वाले हैं डॉक्टर डॉट डॉट, एक और भविष्यवाणी करने वाले हैं डॉक्टर डॉट डॉट। तो इस टाइम उनका हाथ में आप किताब देख सको हो, इस किताब का नाम आप देख रहे हो। इस किताब या नोविकास को एक विवादित किताब है या तो फिलहाल डॉक्टर डॉट डॉट है। मैं पूछूंगा वो सारी बात जो पब्लिक में चल रही है। डॉक्टर साहब इन्हें दे उधर मेरे ख्याल से इसमें थे, देख देख के बताओ आप सारी बात तैयार थे बोले कृपा आते आवेगी। राम राम आते पहले राम राम भाई, सारे भैया राम राम। हाँ, ये आप जो किताब पढ़ रहे हो आड़ते चल जाएगा सारा मामला? या तो भाई यो एक हिस्सा है बिल गेट्स, बिग फार्मा और ग्लोबल वॉर ऑन द डेमोक्रेसी एंड द पब्लिक हेल्थ। यानी कि डेमोक्रेसी और पब्लिक हेल्थ के ऊपर बिग फार्मा और बिल गेट्स ने मिलकर किस तरह से ग्लोबल वॉर छेड़ा हुआ है, ये उसका एक हिस्सा है। यानी किस तरह से बीमारियां लाई जाती हैं, किस तरह से उनकी दवाइयों की मार्केटिंग की जाती है, किस तरह से आदमियों को बीमारी के नाम पर गुलाम किया जाता है और उनकी आजादी छीनी जाती है, उसका एक हिस्सा है ये पूरी की पूरी किताब नहीं है, ये पूरा का पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन ये इसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पोलियो, एड्स, स्वाइन फ्लू, उन सब की आणका और उनकी दवाई का सारा ज्ञान मिल जाएगा। मैं बता दूं, ये जो भविष्यवाणी करेंगे भी डॉक्टर डॉट डॉट वह हम बताइयो अभी वह जो भविष्यवाणी होने वाली है उस टाइप मतलब भी निपटारा के है, समाधान के है, समस्या के है। समस्या का बेरा पटना जरूरी है, फिर समाधान। तो फिलहाल जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं मैं कहूँगा ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। और वीडियो वाला अठन का कारण इसलिए भी हो सकता है क्योंकि शुरुआत में बार डांटते लग गया। हरिया विवादित किताब है, एक बताया तो हमने, तो एक बारी बारी तो पूछेंगे। डॉक्टर साहब एक बार आप भी शेयर कर लो इसने ग्रुपा में। अच्छा क्या लगा जितने भी भाई जितने भी तमाम वे लोग हैं जिन्हें सच्चाई पसंद है, अच्छाई पसंद है और जिन्हें वह चीज पसंद है, अब भी कोई चीज गलत ना करो ना सहो, अन्याय करण तो बड़ा पाप अन्याय सहना है। तो ये जितने भी अपने जमीर से जुड़े लोग हैं इन्हें गले गले शेयर करते रहियो। और मैं सवाल भी ले लूंगा। डॉक्टर साहब बताओ कौन सा मतलब मन तो मेरा भाई भविष्यवाणी करोगे, लेकिन वो डरावनी लागे हमने क्या बात है? देखो करमू भाई, बाकी सारे लोगों भी मैं एक बात बता दूं कि मुझे उस वक्त भी गालियां मिली थी जब 2 साल पहले मैंने आपके लिए बोला था कि आपके लिए इस तरह का इंतजाम किया जाएगा और आपकी सर्विसेज को ऐसे जोड़ा जाएगा हर चीज के साथ। और हो सकता है कि आज फिर से उन लोगों, लेकिन आज एक तो लोगों के अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट बना है। पहली बात तो ये है। दूसरा, अब लोगों को दिखने लग गया है कि हाँ यार, जिस तरफ ये बात कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, ये वाकई में ऐसा है। क्योंकि कुछ लोगों ने ये साबित करने की कोशिश करी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए है, लेकिन असलियत क्या है ये बात उन लोगों को समझने में अभी मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी हम लोग बताएंगे। रीजन ये है कि आपको पता चल गया है और आप अगर बताते नहीं हो अपने लोगों को तब आप सबसे बड़े कसूरवार हो। हम बता देंगे, लोग उसको सच मानकर उसके ऊपर उसके लिए काम करने लग जाएं या झूठ मान करके उसको रिजेक्ट करें, ये उनका काम है। तो यकीनन अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप समाज के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हो, आप समाज के अंदर अभी टेलीविजन मीडिया बताता है कि मुद्दे क्या हैं, और टेलीविजन मीडिया के अंदर आज रशिया और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है। किसी को नहीं मालूम है कि रशिया पूरे प्रोपेगेंडा के तहत, पूरी प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत युद्ध कर रहा है। उसके अंदर कोई खेल नहीं है। यूक्रेन के अंदर जो अमेरिका की लैब थी जो बायो वेपन तैयार करती थी, वहां पे जो बायो लैब्स थी, उन बायो लैब्स को नष्ट करने के लिए उनकी बिल्डिंगों को तोड़ना जरूरी था। जो केमिकल वेपन्स जो और कमाल की बात यह है कि यह खबरों में भी छप चुका है कि यूक्रेन के अंदर तोड़ी गई 27 जो लैब्स थी उनका मालिक बिल गेट्स ही था। यानी कि आपने वो जो विध्वंस चलाया हुआ है ये अमेरिका के साथ मिलकर चलाया हुआ है। यानी लोगों को चाइना, रशिया और अमेरिका अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे कहता हूं कि जब आप
ये माफिया है एक्चुअली। अमेरिका ड्रग माफिया है, चाइना है, हाँ, ये रसिया है, हाँ, बस ये अमेरिका, ये तीनों के तीनों यार मिल बैठ करके जाम छलकाते हैं। ये हाँ, चाहे बाइडेन हो, पुतिन हो या जिनपिंग हो, ये सारे के सारे मिलकर खेल खेलते हैं। एक देश का एक हिस्सा या दुनिया का एक देश और फिर देशों के अलग अलग हिस्से एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये दौर रहा 2 साल का, पिछले 2 साल का लॉकडाउन का और ये जो प्रोटोकॉल फॉलो करने वाला, इन 2 साल के दौर में सबसे ज्यादा कंप्लाई किन लोगों ने किया, सबसे ज्यादा माने कौन, ये देखा जाएगा। एक इलाका है राजस्थान का, एक इलाका है छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके का, तीसरा है केरला का। केरला का साक्षरता दर सबसे बढ़िया है। साक्षरता दर सबसे बढ़िया होते हुए उस देश के, उस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा कंप्लाई होते हैं, सबसे ज्यादा ईयूई लेने वालों के केस आते हैं, सबसे ज्यादा मुंह ढकने का केस वहां पर है। यानी कि जो पढ़े लिखे, तथा कथित पढ़े लिखे, यानी कागजों की डिग्रियां लेने वाले लोग सबसे ज्यादा कंप्लाई कर रहे हैं, यानी सरकारों के आगे घुटने टेक चुके हैं। फिर दूसरा तबका देखोगे आप, गांव के अंदर, शहर के अंदर, रोजी रोटी के साथ जोड़ के देख दिया और समाज ने रोजी रोटी को मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया, तो इन्होंने नौकरी के साथ उसको जोड़ दिया। तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि कहां पर कैसे है। चाइना के अंदर आज से 10 साल पहले से सोशल क्रेडिट सिस्टम चल रहा है, पहले से ही। वहां की मीडिया टोटली कंट्रोल्ड है। वहां आपको अगर अखबार में कोई खबर छापनी है या आपको अपने टेलीविजन पर, अपने मोबाइल पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई चीज डालनी है, यू आर ए न्यूज रिपोर्टर, आपको पहले सरकार की एजेंसी को भेजना पड़ता है, सरकार अप्रूवल देती है, तब आप उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। देखो, यूक्रेन में, रशिया में, रूस में युद्ध छिड़ रहा है, हाँ। और संभावना नहीं भी सुन मारी शायद वर्ल्ड वार भी हो जाए, हाँ। तो उसका भारत की जो सरजमी है, भारत की जो अपनी पृष्ठभूमि है, उस पर किस तरह का असर पड़ सके, भारत का के ताल्लुकात लग गए, किस तरह का असर भारत में देखने में? देखो, जो युद्ध का जो खेल है आपको समझना इसलिए पड़ेगा, जब आप करनाल से चले और चंडीगढ़ के लिए आए तो आपने गौर किया होगा कि चंडीगढ़ और करनाल में, चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच में, चंडीगढ़ और हरियाणा आ जाना चाहिए था, लेकिन चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच में एक टुकड़ा आता है जहां पंजाब आता है, पंजाब का इलाका, यानी कि हरियाणा के अंदर घुसा हुआ है पंजाब। ये नहीं, जब हरियाणा को ये वाला इलाका चाहिए तो इस इलाके को करके सीधा हरियाणा का बॉर्डर बन जाएगा। ऐसे ही यूक्रेन के जिस पार्ट पे बम्बार्डमेंट हो रहा है वो हिस्सा रशिया के अंदर घुसा हुआ है। तो उस जगह को बेसिकली, वो जो जमीनें जो तबाह की गई हैं, वो जो बिल्डिंगें तबाह की गई हैं, उस जगह को प्लेन साफ करके बड़ी बड़ी दीवारें जैसे जेल की होती है, कंसंट्रेशन कैंप बनेंगे जो हिटलर के टाइम पे बनाए जाते थे। यानी कि जो लोग हमारे जैसे कंप्लाई नहीं करते हैं, सरकार की सारी बातों को चुपचाप नहीं मानते हैं, उन लोगों को वहां डिटेन करके रखा जाएगा। जैसे हमारे देश के अंदर सीएए और एनआरसी के नाम पे जो डिटेंशन कैंप बने हुए हैं, उनका इस्तेमाल हमारे जैसे ही लोगों को डिटेन करने के लिए किया जाएगा, जिन्होंने वो ईयूई नहीं ली है, जो आधार कार्ड नहीं जुड़वाते हैं, जो सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, जो सरकार को कहते हैं कि हम आजाद जीना चाहते हैं, हम आपके सीसीटीवी कैमरास, हाई रेजोल्यूशन सिस्टम के खिलाफ हैं। तो ये जो चीज है ये वहां करने वाले हैं। रही बात इस युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने का, ये युद्ध ही इसलिए करवाए जाते हैं। दरअसल क्या है, अमेरिका एक पूरी की पूरी वॉर इंडस्ट्री है अमेरिका के अंदर। जब पूरी दुनिया के अंदर मंदी आती है, आप देखिए, जब 2008 के अंदर मंदी आई, उस वक्त कारगिल छुड़वा दिया। इससे पहले 1943 से लेके जो 41 से 44 तक जो चले 3 साल जो युद्ध चले, विश्व युद्ध चला, उस टाइम पर भी वही हुआ। जब भी अमेरिका मंदी आएगी अमेरिका में, अमेरिका युद्ध छिड़वाएगा ही छिड़वाएगा। तो आज के टाइम पे जो ग्लोबल मंदी है जो कि लाई गई है, आप देखिए, नोटबंदी एक प्लान्ड स्ट्रेटजी थी बर्बाद करने की, जीएसटी एक प्लान्ड स्ट्रेटजी थी, बैंकों का मर्जर एक प्लान्ड स्ट्रेटजी है। आपकी छोटी इंडस्ट्री को बर्बाद करना, किसानों को बर्बाद करना, छोटे दुकानदार को बर्बाद करना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बर्बाद करना, सब कुछ डिजिटलाइज करना, ये प्लान्ड स्ट्रेटजी है आपका पैसा अकाउंटेड करने की और इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो प्लान्ड स्ट्रेटजी है, ये किसी एक राजनीतिक दल की या सारे मिलकर कर रहे हैं, या एक देश कर रहा है, एक सारे देश मिलकर कर रहे हैं? देखिए, आपको मैंने डॉट डॉट वाली जो पहली वीडियो थी उसके अंदर मैंने वो फोटोज दिखाए थे।
अपने प्रदेश का हर मुख्यमंत्री, हर पार्टी का नेता इन लोगों के साथ मिला हुआ है। और दुनिया के बड़े बड़े फासिस्ट लोग, जो फांसीवादी नेचर के लोग हैं, जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, वो इन ग्लोबल एलिट्स के अंडर आते हैं। यानी ये खेल तो है, चलता है रॉयल फैमिलीज से। 13 रॉयल फैमिलीज हैं जिनके ऊपर एक इल्यूमिनाटी करके एक मतलब एक संगठन है जो अपना चेहरा नहीं दिखाता। वो 13 रॉयल फैमिलीज फिर आगे फॉर्च्यून 500 को डिसाइड करती हैं। ये बैंकिंग माफिया, ये ड्रग माफिया जिसको दवाई माफिया बोलते हैं, और हथियार माफिया, ये जो बड़े माफियाज हैं, ये कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी दुनिया को, और चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके ऊपर निर्भर रहे। इसीलिए आपका पैसा खींचा जा रहा है, आपका पानी आपसे लिया जा रहा है। आप देखिए, गांव के अंदर भी अब आपके पास अपने रिसोर्स नहीं है। गांव के पास अपना पानी का साधन होता था, अपने पशुधन के लिए, अपने कपड़े धोने के लिए, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। आज आपका सारा पानी कहां से आता है? आप सरकार से डिपेंडेंट हैं। यानी पीने का पानी, आपके डंगरों का पानी, आपके खेत का पानी, खेत का पानी भी आज के टाइम में आपका बिजली से चलता है। यानी कि आपकी बिजली, आपकी खाने के लिए रसोई गैस, आपका खाने के लिए आटा मतलब गेहूं, आपका पानी, आपकी हर चीज जो है, पेट्रोल डीजल से लेकर के हर चीज सेंट्रलाइज तरीके से इन्होंने अपने कब्जे में कर ली। अब ये उन माफियाज को दे रहे हैं वापस। मतलब पहले सेंट्रलाइज करके पूरी दुनिया का केंद्रीकरण किया, और अब इसको विकेंद्रीकरण किया, नेशनलाइज कर दिया। अब इसका केंद्रीकरण हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है हर चीज का। यानी अब हर चीज के लिए हमें इन उद्योगपतियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। आने वाले वक्त में मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, मान लो आपकी बिजली को 15 दिन के लिए ये लोग गायब कर देते हैं। गांव का आदमी ये सोचकर देखे और ये बताए कि 15 दिन बिना बिजली के उसके कौन सी चीजें चल सकती हैं। वो आटा नहीं पीस, वो गेहूं नहीं पीस पाएगा, वो पानी नहीं निकाल पाएगा जमीन से, पानी की सप्लाई नहीं आएगी, मोबाइल रिचार्ज नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। आपके पास बिजली नहीं है तो आपने अपनी जिंदगी को अपाहिज बना लिया। हाँ, तो ये यही चाहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर आपको इन्होंने काबू करना है तो जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो इनके काबू में होने चाहिए। तो ये आप कंप्लीटली गुलाम आप उनके हो जाएंगे। आपने चिप के जिक्र करे थे नहीं, तो लोग गणकरे नु कहने लगे थे, डॉक्टर का तो मां कह लिया, लेकिन वो चिप वाली बात भी आ गई। वो खुल कह ली भी नैनो चिप आने लग रही है, लगेगी चावल के दाने जितनी। तो ईब जब मान लो ताजा बात करा, और यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ रहा है, तो भारत में नो रुका पड़ रहा है भी, तेल भी महंगा होगा, रसोई का गैस का सिलेंडर भी महंगा होगा, सारा असर पड़ेगा। तो यो इस तार जुड़ रहे हैं क्या कुछ इस तरह की? एक्चुअली इसको बोलते हैं हम प्रोडिक्टिव प्रोग्रामिंग। एक तो ये आपको क्या करते हैं, पहले से ही बताते हैं। आपकी मूवीज इस तरह की आती हैं कि आपको वो चीजें जब हम बताने लगे तो आपको वो लगे तो फिल्मी बातें कर रहा है। दूसरी बात, फिर इसके बाद ऑप्शन आ जाता है कि चीजें महंगी होंगी। ये आपको मेंटली मतलब तैयार करने के लिए है कि ये लोग बोले ना उस वक्त, पर इनको मालूम नहीं है कि जनता अब जो है वो जाग रही है, और अब उनको पता है कि सारा गेम प्लान चल रहा है। असल में क्या हो रहा है, युद्ध के बहाने चाहे उसके अंदर पॉपुलेशन को डरा के, देखिए अब लगातार तमाम ऐसे कानून, ऐसे नियम, ऐसी चीजें आएंगी जिनसे कि लोगों को कंट्रोल किया जा सके और उनको लगातार डराया जा सके। अब डराए जाने में पहले एक बीमारी के नाम पर लोगों को घरों के अंदर कैद किया, फिर उनके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया। प्रोटोकॉल मतलब आप ऐसे चल सकते हो, घर से बाहर निकलने से पहले ये कंडीशंस है कि आपने मुंह के ऊपर कुछ लगाया हो, या आप बोल नहीं सकते, या यहां नहीं जा सकते, आपने ये चीज सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो आप यहां नहीं जा सकते। तो ये कर दिया। अब युद्ध आ गया, अब ऐसा खतरा दिखाएंगे कि जैसे अपने देश के ऊपर भी आएगा। असली जो मकसद है वो है एक तो आपके घर से आपका पैसा खींचना। आप देखेंगे आपका पैसा, आपकी धातु, चाहे सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, या वो हो, सरकार के आदमी या प्राइवेट संस्थान या बैंक अपने पास खींच लेंगे। उसके बाद आपके पास पैसा कम से कम हो जाएगा, संस्थान आपके नहीं रहेंगे, संस्थान प्राइवेट कंपनियों के हो जाएंगे। उसके बाद एक नया सिस्टम आएगा। मान लीजिए अभी तो ये आपके पानी के अंदर सिर्फ क्लोरीन और फ्लोराइड मिला रहे हैं, तो और बिल गेट्स बहुत पहले बोल चुका है कि आप बहुत जल्दी एक और महाडैशमारी आएगी। तो जब वो बोल चुका है, जब वो कह चुका है आपको कि एक और आने वाली है इसी के जैसी, उससे संबंधित ट्रीटी भी पास कर दी उन लोगों ने। WHO ने नई पैंडेमिक
जो ट्रीटी है उसको अभी लोगों अपने राष्ट्राध्यक्षों को दे दिया है। उसके लिए हम एक कैंपेन भी चला रहे हैं कि लोग अपनी ईमेल करें सरकार के पास और उनको कहें कि हमें आपकी ट्रीटी मंजूर नहीं है। वो ट्रीटी क्या कहती है? वो ट्रीटी ये कहती है कि अब की बार तो तुम लोग बच गए इस वाले खेल से जो 2 साल से चला रखा है, आगे जो हम लेके आएंगे ना अगले वाली, उसमें तुम लोग बच नहीं पाओगे। इसलिए सरकारों को यह साइन करना पड़ेगा कि अगर दोबारा ऐसी कोई हालात आती है, कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई पैंडेमिक आती है, तो उस टाइम पे WHO के डायरेक्शंस, WHO की इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपके संविधान को भी टेक ओवर कर लेंगी। यानी आपके जो मौलिक अधिकार है ना वो अब आपके नहीं रहेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि सरकारें अपने नागरिकों की आजादी यूनाइटेड नेशंस के आगे सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाएंगी अगर वो ट्रीटी के ऊपर भारत सरकार साइन कर देती है। तो यकीन मानिए ये सारा का सारा खेल, चाहे ईवीएम के घोटाले हो, चाहे आपके ये जो ड्रामा चल रहा है, ये सारा ड्रामा पॉलिटिकल ड्रामा, मतलब चाहे आप 370 का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे पंजाब के अंदर खेल देख लीजिए। पंजाब बॉर्डर स्टेट है और इनको बॉर्डरलेस दुनिया बनानी है, तो पंजाब के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंट आना तय है। ये मान के चलिए कि वहां न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंट ही आएगा। अच्छा। पंजाब में सरकार जिसकी होगी वो कौन है एजेंट? अभी फिलहाल के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो है ही हैं, और दूसरा चन्नी भी इसका एजेंट है, यानी कि राहुल गांधी भी इसका एजेंट है और अरविंद केजरीवाल भी एजेंट है। तो अरविंद केजरीवाल तो कोई आज पर तो सारे मैं यही खेल खेल रहा हूं। देखिए होता क्या है कि जो लोकल जो कंपनियां हैं, मैं कंपनी बोल रहा हूं, पार्टी नहीं बोल रहा हूं, जो प्रादेशिक जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, इन कंपनियों के अंदर फिर भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लोगों की आवाज उठाने वाले हैं। लेकिन जो नेशनलाइज्ड जो पार्टियां हैं इनके अंदर नहीं है। ये लोग ऐसे लोगों को चुन के आते हैं जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी टिकट, अपने पैसे, अपने धंधे बढ़ाने से मतलब है। तो सारे के सारे लोग, अब आप देखिए ना, जो अरविंद केजरीवाल जो कि कभी स्वराज का नारा दिया करता था, वो आदमी ने हमारे अपने ही लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन इस तरह से किया कि उसने खुली हवा में 2000 का चालान करा हुआ था। वो तो पीछे पड़े लोग तो अब उसने 500 रुपए किया है। यही काम आप चले जाएंगे उद्धव ठाकरे कर रहा है, यही काम ममता बनर्जी कर रही है, यही काम चाहे किसी की भी सरकार हो यार, हर कोई यही कर रहा है। यहां तक कि चौधरी अजीत सिंह का लड़का जयंत भी मुंह के ऊपर वो उतना बड़ा लगा के आता था, और अखिलेश यादव भी यही काम करता था। मतलब ये है कि चाहे पप्पू हो, चाहे गप्पू हो, चाहे छिटका हो 4.5 फुटिया, चाहे 6.5 फुटी खट्टर की बहू हो, चाहे कोई मतलब हुड्डा हो, चाहे चौटाला हो, चाहे भजनलाल फैमिली, चाहे बंसीलाल फैमिली, चाहे सुरजेवाड़ा, चाहे सैलजा, कोई हो, एक भी पॉलिटिकल आदमी लोगों के लिए नहीं बोल रहा है। एक भी आदमी आपके बच्चों की जिंदगियों के लिए नहीं बोल रहा। वो इस बढ़ती हुई महंगाई को, जो कि प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत लाई जा रही है, आपको जबरदस्ती बर्बाद करने के लिए लाई जा रही है, उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। और जो असली जनता के मुद्दे हैं उनको नहीं उठा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शंका का वो काम है। उड़ान करिए भाई, यू डर गया छोरा, यू डर गया, देख क्यों करके रहता है, दिखाई रहे। फिर बात सुन कर डॉक्टर साहब इसका भय बैठ गया, भाई क्या बनेगी तो इलाज भी बताओगे भाई, डरियो ना, इलाज भी बताओगे। जनता सरकार मोर्चा भी एक उसका इलाज हो सके है, क्योंकि आप इसको ये कोई राजनीतिक दल नहीं, यू है अलाइनमेंट ठीक करने का। डॉक्टर साहब एक बात और मैंने सुनी थी आपके बारे में पिछले दिनों, अनु को कितने आप कंधे सुने थे, मेरे कान में गली थी, कान कोड़ा आया था, भाई ऑस्ट्रेलिया के ATM में रुपये नहीं है इस टाइम। ये मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूं, उस वक्त आपने डॉट वाली पहली वीडियो में भी बोला था, और उससे पहले मैं 2 साल से बोल रहा हूं। डिजिटल इकोनॉमी लाने के लिए, आपका पैसा डिजिटलाइज करने के लिए और इंटरनेट के साथ जोड़ने के लिए हर वो कोशिश की जाएगी जिसके अंदर आपको कंट्रोल किया जा सके। यानी कि आपकी सारी सर्विसेज, जिंदगी से जुड़ी हर जरूरत को आप एक सेंट्रलाइज नंबर से जोड़ा जाएगा, और आपको कंट्रोल करने के लिए जो सोशल क्रेडिट सिस्टम जो मैं बोलता हूं, जो चाइना में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन में है, और जिस डिजिटल इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं जो पहले से चल रही है, उसके लिए आपके बैंकों का पैसा बर्बाद होना, बैंकों का विलय होना, बैंकों को बर्बाद होना, उनका NPA बढ़ना, उनका डूबना, ये पहली कंडीशन है। आप देखिए पिछले 4-5 सालों से आपकी बैंकिंग आपके गांव
गांव में अटल सेवा केंद्र जो सीएचसी बने हुए हैं उनके थ्रू करवाई जा रही है। बैंकों को सिर्फ लोन देने के लिए रखा हुआ है, बैंकों को केवल और केवल कर्जदार बनाने के लिए रखा हुआ है। आपके सारी जमीनें जो हैं वो बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोन पर हैं। आपके सारे के सारे जो घर हैं, घरों पे भी लोन हो रखे हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि अब जो है बैंकिंग को छोड़कर हर काम बैंक कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये बैंक जब डूब जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा डिजिटल करेंसी के अलावा। और डिजिटल करेंसी आने का मतलब है आपकी कंप्लीट गुलामी। सर्वेलेंस के लिए नए कानून बन रहे हैं, ड्रोन के जरिए आपकी जिंदगी में दखल दिया जा रहा है। आपके स्मार्ट टेलीविजन के अंदर जो है हिडन कैमराज हैं, आपकी जिंदगी को 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है। आपके हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमराज लग रहे हैं। 5G आ रहा है। अभी जो 5G आएगा और जब उसकी फ्रीक्वेंसी रिलीज की जाएगी तो अप्रैल के अंदर, जो ये कह रहे हैं ना 22 जून, और तारीख पता है इनको कि 22 जून में चौथी लहर आएगी। मतलब ये तो प्लान है। हम लोग ये बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। जब हमारे देश का राष्ट्रपति अपने भाषण में कहता है संसद के अंदर कि हम लोग 5G के लिए कटिबद्ध हैं और मई में हम लोग अप्रैल में और मई में हम ले आएंगे, तो 22 अप्रैल और मई में 5G के आने का लिंक नहीं समझ में आता है आपको। यानी कि 5G का मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि 4G की स्पीड इनको कम क्यों करनी पड़ रही है आजकल, ताकि लोग खुद से 5G मांगे। और 5G जो है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में बहुत पहले से बोला जा चुका है। और भाई स्पीड कम कर दो ताकि 5G की डिमांड आप पर ऐसे ही होता है, हर बार ऐसे ही होता है। आप पिछली हालात पैदा किए जाते हैं। बीएसएनएल को बर्बाद करना है तो आपको बीएसएनएल की सर्विसेज को खराब करना पड़ता है। इसीलिए उनके सीईओज ऐसे लगाए जाते हैं जो उसको बर्बाद करने की तरफ दिशा में काम करें ताकि प्राइवेट कंपनियां चमकें। तो ये जो मैं आपको बता रहा था 5G जो लाया जाएगा, देखिए मैं इस देश के लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि वो अपने अपने हलके में, अपने अपने जिला में, सब जगह अपने अधिकारियों को ये एक ज्ञापन दें कि भाई 2010 के बाद रेडिएशन के ऊपर आपकी कोई रिसर्च और सर्वे क्यों नहीं आया, क्यों नहीं बताया गया कि 3G से क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, 4G से क्या क्या, 5G से क्या क्या, और सेफ रेडिएशन का क्या है। अभी हम आपको एक रेडिएशन वाली वीडियो भी दिखाएंगे। हर गांव के अंदर जो टावर्स के नजदीक रेडिएशन कितना ज्यादा और कितना खतरनाक है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं एक बार बता दूं, अमित हिम्मत रख, कोई बात नहीं, बोला रुको जरा सब्र करो, हिम्मत रख, कोई बात नहीं होगा, समाधान भी होगा भाई। अमित घबराओ ना, कोई बात नहीं, बोला रुको जरा सब्र करो। तो डॉक्टर साहब एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा अभी आपसे। देखो मैं तो कहूँ था एक भविष्यवाणी और करेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने तो थोक में भविष्यवाणी कर दी, ये तो बोरी का मुंह खोल दिया आपने। अच्छा मैं इब्नू कहूँ, आप पिछले दिनों अभी बॉम्बे जाकर आए हो ताजे ताजे, और एयरपोर्ट में भी गए होगे, ओडा किस तरह की चिका चक्का आया कि नहीं को? वहाँ क्या हुआ कि जैसे मेरे से पीछे एक लेडी बैठी हुई थी, उसने अपनी फ्लाइट अटेंडेंट को बोला कि आप जो हैं वो इसको बोलिए आगे वाले को कि अपना मुंह ढक ले। तो मुझसे फ्लाइट अटेंडेंट ने बोला कि आप ये मुंह ढक लीजिए। मैंने कहा क्या हुआ? कहते पैसेंजर्स को दिक्कत हो रही है। मैं कहा कैसे हो रही है? कह रहे जी ये सेफ नहीं है। मैं कहा अच्छा सेफ्टी का कैसे पता चलता है? डू यू हैव एनी प्रूफ या डू यू हैव एनी एविडेंस या कोई ऐसी रिसर्च जिससे ये पता लगता हो कि इससे कुछ रुकता है? बट नहीं सर हमें नहीं पता, सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ है। किसने कहा सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ है? तुम लोगों को केवल एडवाइजरी जारी हो रखी है। जहाज में शुरू हो गए, अब वो तो हो ही जाता है। मैं कहा ये गुलामी का मैंने पूरे के पूरे जहाज में खड़ा होकर, बल्कि वीडियो भी बनाई थी मैंने कहा ये जहाज, मैंने कहा कि तुम लोग ये गुलामी का पटका अपने गले से नहीं, अपने मुंह से नहीं उतारोगे तब तक ये तुमको जीने नहीं देंगे। फिर वो जो पीछे लेडी बैठी थी, आई डोंट केयर, या मेरी सीट बदल दीजिए। फिर वो मुझे अटेंडेंट बोली सर आप आगे आ जाइए ना, सर पहनना पड़ेगा। मैंने कहा देखिए मैडम आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप मुझे यहाँ से वापस छोड़ आइए जहाँ से मेरे को पिकअप किया है चंडीगढ़ से मुंबई की फ्लाइट थी। मैं कहा या तो मुझे वापस छोड़ आइए, और या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप मुझे ऊपर से नीचे फेंक दीजिए। मैं ये नहीं पहनूंगा, बाकी देखी जाएगी चाहे जो। इसके ऊपर तो मैं कहा इतने मुकदमे झेल रहे हैं हम लोग, तुमको ये नहीं मालूम है कि ये केवल और केवल गुलामी का पटका है। तो
फिर उसने मुझे कहा कि आप सीट बदल लीजिए। मैंने कहा मैं सीट क्यों बदलूं, मैं तो नहीं बदलता, मैंने इसी के पैसे दे रखे हैं, मैंने खुद से सेलेक्ट करी हुई है। फिर उसने बोला कि सर आप सीट देख तो लीजिए एक बारी। फिर आगे वो सोफे वाली सीट मुझे दी उन्होंने। मतलब पैराशूट बांध के चले करोगे भाग गए जब खुद आऊंगा दोनों को पैराशूट बांध के चलेंगे। अच्छा। मैं जो बात बताऊं था वो एक बात रह गई थी दोस्तों। भाई साहब अपने पानी का अरेंजमेंट कर लीजिए। आप सवाल पूछिए कि इससे बचा कैसे जाए। एक समस्या खूब बता दी डॉक्टर साहब ने। अच्छा हम पिछले दिनों रुक के वहां रहे थे, माँ भाई ये कार जाए तो बंद करे हैं पुरानी, आग भाई पोल्यूशन का तो एनजीटी का पाना टोल लिया, अब नई गाड़ी बेचनी है। लेकिन नई गाड़ी तो आगे आप लोग एक और बात ले आए भाई, ये नू भी मामला है। ओके मामला गाड़ी आना गाड़ियों का मामला इतना सा है, देखिए एक तो आपके घर से लोहा इनको वापस खींचना है। जो नई गाड़ियां हैं उनमें मैक्सिमम फाइबर इस्तेमाल हो रखा है, उसमें लोहा नहीं है। या इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, आपको बता दें इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोहे वाली गाड़ियों से भी खतरनाक हैं पोल्यूशन के मामले में, कई गुना खतरनाक हैं। नंबर 2 मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो नुकसान होता है उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक तो पैसा खींचना तो है ही है, आपका पैसा बर्बाद करना, वो तो मैंने आपको पहले से बता दिया। फिर बिजली का दिन में हाँ बिजली और बिजली उनके अधीन, गाड़ी बंद भाई साहब। अच्छा दूसरा उसके अंदर किल स्विच भी है, उसी गाड़ी के अंदर किल स्विच है। एक तो वो 24 घंटे आपके ऊपर सर्वेलेंस रखेगी, आप क्या बोल रहे हो सारी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन रहेगी, गाड़ी जीपीएस एनेबल्ड होगी, आपकी एक मिनट की टोटल प्राइवेसी आपकी, आपको टोटल कंट्रोल करना ही पर्पस है बेसिकली। और वो बिना सर्वेलेंस के पॉसिबल नहीं है। वो जो दज्जाल बोलते हैं ना, देखिए कुरान में आप जाएंगे तो वहां एक दज्जाल का वो आता है, जिक्र आता है। वो दज्जाल वो यही है, एक आंख वाला शैतान, वो है कैमरा बेसिकली, यानी आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। आप किसी भी बाइबल में जाएंगे वहां भी यही जिक्र किया हुआ है। आप कहीं भी जाएंगे शैतान का जो आना है वो इसी रूप में है, आपके ऊपर 24 घंटे निगरानी, यानी आपकी प्राइवेसी के अंदर दखल। नंबर 2 की खुरापात है। एग्जैक्टली ये शैतानी लोग हैं। आप देखिए ना, जिस वक्त 2002 से पहले 98 और 99 में नरेंद्र मोदी अमित शाह जो हैं वो रॉकफेलर के पास गए थे ट्रेनिंग के लिए। जो मैं रॉकफेलर इस बात का भाई साहब, रॉकफेलर के साथ फोटोग्राफ्स हैं उसके, रॉकफेलर फैमिली के साथ फोटोग्राफ हैं उसके भाई साहब। मैं कोई अपने पास से थोड़ी बोल रहा हूं। जब ट्रेनिंग के लिए गए थे उसके बाद उन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए कि हम भी शैतान को मानने वाले हैं, जिंदा बलि लेनी होती है लोगों की, तो वो गोधरा कांड हुआ था, आपको याद हो तो। मतलब वो किस तरह से किया गया ये बताने के लिए था। फिर इतने साल तक लगातार उन्होंने अपने एजेंडास को चलाया कि प्राइवेटाइजेशन को हम कैसे बढ़ाएंगे, हम कैसे बर्बाद करेंगे। आप गुजरात का हालत देख लीजिए, कुपोषण में सबसे ऊपर है, शिक्षा में सबसे पीछे है, प्राइवेटाइज और भ्रष्टाचार में सबसे आगे है, बेरोजगारी में सबसे आगे है। वहां मतलब डर का माहौल है 24 घंटे की। सरकार का आदमी, सरकार को पता लग गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो है कमर्शियल माइंडेड तो हम वहां के लोग ना। कमर्शियल माइंडेड का मतलब ये है कि आप वहां अगर आप अपना काम फैक्ट्री निकालने के लिए जाते हो तो वो हर सीट का भ्रष्टाचार फिक्स है, मतलब वहां पे हाँ भ्रष्टाचार माइंडेड है वो बेसिकली। तो जो बचने की उम्मीद, जो मैं बता रहा था कि आपको इससे बचना कैसे है, एक तो आप एक तो समाधान सुनेगा तो बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो अपनी जिंदगी, अपना गांव और अपने आसपास के माहौल को सेल्फ सस्टेन्ड बना लीजिए। सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब क्या है, जैसे कि एक तो जो आटा चक्की है, जो गेहूं की चक्की है, उसको इस तरीके से डिजाइन करिए कि आप अपने हाथ से चला सकें या हैंडल से चला सकें, बिना डीजल पेट्रोल के, या साइकिल वाली चक्की भी आती है आजकल, तो बिजली के चक्कर में ना पड़े। कम्युनिकेशन से, रेडिएशन से मुक्ति पाने के लिए आप अपने लोगों को ये पता करिए कि कम्युनिकेशन के साधन दूसरे डेवलप कर लीजिए कि जिस दिन ये मोबाइल ऑफ होने लगे। टेलीविजन को उठा करके अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। अगर टूटने का डर हो तो अपने घरों में संदूक से पैक करके अपने घर में रख दीजिए। ठीक है टेलीविजन पकवाऊंगा डॉक्टर साहब, ये कहा भाई फेंक करने की भी जरूरत नहीं, तो संदूक में कर लो, पैक कर दीजिए। ये सबसे आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है टेलीविजन। स्कूलों के अंदर पढ़ाई को समाज के लिए उपयोगी और एक दूसरे के लिए किस तरह से सेल्फ सस्टेन्ड कैसे बनाया जाए उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आने वाले वक्त में मौसम भी एक्सट्रीम आने वाले हैं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है अब की बार, तूफान आने वाले हैं, बारिशें आने वाली हैं और सर्दी भी बहुत ज्यादा आने वाली है, यानी आपकी फसलें भी बर्बाद होंगी। उसमें भी केमिकल कोई षड्यंत्र हुआ। देखिए क्या है, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो आपको बीज ऐसे दिए जाएंगे कि आपकी फसलें इनके बिना नहीं उग पाएंगी। ओरिजिनल बीज इन्होंने खत्म कर दिए हैं। बाजार से जो बीज आते हैं वो पहले से ऐसी बीमारियों वाले आते हैं कि जो अगर आप वो दवाइयां नहीं छिड़कोगे तो फसल नहीं होगी, दवाई छिड़कोगे वो वाली तो आप बीमार पक्का ऐसे होगे कि आपको हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, शुगर और
हाइपरटेंशन और डिप्रेशन और ये कैंसर जैसी बीमारियां आपको रेगुलरली होती रहेंगी। तो इसका मतलब आपको ओरिजिनल बीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, आपको गोबर वाली खाद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको आने वाले वक्त के अंदर अपनी जीवन शैली इस तरह की बनानी पड़ेगी कि आपकी जीवन शैली के अंदर समाज के लिए उपयोगी चीजें हो, ना कि वो उद्योगपतियों पैसों के लिए। तो अपनी जिंदगी को समाज के लिए सस्टेनेबल बनाइए, अपनी शिक्षा को ऐसी बनाइए, अपने बच्चों को बिठा करके बोलिए, अपने लोगों को बुलाइए कि बैठ के मीटिंग कीजिए कि अब जो है जनता को अपने हाथों में कमान लेनी पड़ेगी। हार्प सेंटर जो आप कह रहे थे ना कि ये जो बारिशें आएंगी और जो मैं केमिकल्स आएंगे, एक तो आपके ने छत अपने आसमान के ऊपर वो कैम्ट्रायल छिड़कते हुए देखे होंगे, जहाज से जाते हैं अपने पीछे एक लाइन सी छोड़ते हैं, वो कैम्ट्रायल होते हैं, वो बेसिकली नकली बादल होते हैं। बादल इसलिए आते हैं, एक तो वो धूप गर्मी को वो बेसिकली क्या करते हैं, वो कहेंगे ऐसा कि हम धूप को कम कर रहे हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम होए, लेकिन असलियत में वो सूरज की धूप को रोकना चाहते हैं ताकि आप ज्यादा बीमार पड़ो। उस कैम्ट्रायल वाली जो बारिश होगी वो आपकी बॉडी स्किन कैंसर का कारण बनेगी, और वो फसलों पर गिरेगी तो वो सारा का सारा जहर आपके शरीर में आएगा। इसी तरीके से अब फिर उसके बाद मौसम के अंदर छेड़खानी करने के लिए इनके पास हार्प टेक्नोलॉजी है, HAARP। हार्प टेक्नोलॉजी का समाधान यही है कि ये सेंटर्स आपको उखाड़ने पड़ेंगे और उसके लिए जनता को अपने हाथ में कमान लेनी पड़ेगी। जनता को अपनी जरूरत के मैंडेट्स अपने गांव से मैंडेट पास करके देने पड़ेंगे। गली गली घर घर आपको इस तरह के लोग तैयार करने पड़ेंगे जो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के षड्यंत्र को समझ सकें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इससे बचा सकें। 100 का तोड़ यू है, समझदार आदमी वो है जो तूफान आने से पहले अपने तंबू बांध ले। जो तूफान आए पाचन सोचने ये तंबू बांधूंगा, ना उसके तंबू बचे ना बंबू बचे। तो तूफान आने से पहले अपने तंबू को ले जाए। संकेत संदेश और संकेत हौसला रख भाई छोरे, हिम्मत ना हार हैं, मन के जीते जीत मन के हारे हार, जनता सरकार जिंदाबाद। चलो जी कर दो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू जी। एक और लास्ट चीज भाई, जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग हो रही है अभी। अच्छा जी। और मतलब मैं तारीख नहीं बताऊंगा, जिस जिस भाई को ट्रेनिंग लेनी है वो पर्सनलाइज कमेंट कर दीजिए या फिर मैसेज कर ली करमू को कर दें या मेरे पास कर दीजिए, मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिए 9518170000 पे। आप इसके अंदर लिख भी दीजिए कमेंट में नंबर, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। और जिस जिस गांव में हमारी ट्रेन हो, जिस जिस जिले में हमारी वो बन चुकी है कमेटी, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कैथल और जींद, इन 5 जिलों में प्रेफरेंस है। आप लोग व्हाट्सएप करिए कि हम जो गांव को बचाने वाली जो ट्रेनिंग है उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, उसका उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और तो आपकी स्क्रूटनी के बाद आपको बुला लिया जाएगा उस लॉट के अंदर। तारीख भी हम आपको बता देंगे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे ही बताएंगे। और उस ट्रेनिंग के बाद आप अपने गाँव को बचाने वाली उस प्रक्रिया के अंदर हिस्सा बन सकते हैं। और डाल दिया भाई हमने अमित गणगस की पता है, आईडी पता है 9518170000। डॉक्टर डॉट का नंबर है, आप संपर्क करो। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कुछ चीजें सार्थक होली हैं, जो चीज कही थी वो होली है। षड्यंत्र तक बचन खातर अपना आवाज उठानी पड़ेगी। और जब दबे रहोगे तो शायद जो आशंका डॉक्टर डॉट जता रहे हैं तो उस आशंका के शिकार होंगे हम दिखांगे। उस कहावत ने सार्थक ना होने दियो। अगर भाई शिकारी आओगा, जाल बिछाओगा, दाना डालेगा, फंसना मत। कंधे भी गए और फंसते भी गए, जब जागो तभी सवेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करो, सवा शेयर करो, बब्बर शेयर करो। वीडियो ना हाँ ढूंढा रहते हो तुम, पकड़ बैठ दो शेयरिंग का। और वीडियो ना डाउनलोड जरूर कर लियो भाई। या वीडियो है नहीं मेरे से हमें बचती कौन है, या पक्की उठेगी या भविष्यवाणी मैं करूँ भाई, या उठेगी, लेकिन डाउनलोड कर लियो। बोल रहा था कौन नहीं मनाई सा कसर भी छोड़ रखी कर दे शेयर भाई।